रूस और भारत इन दोनों देशों को दुनिया में एक बड़ी मिलिट्री पावर की तरह देखा जाता है, लेकिन इन दोनों देशों की सेनाएं एक समस्या के साथ जूझ रही हैं। बात करें इन दोनों देशों की एयरफोर्स की तो उसकी हालत और भी ज्यादा खस्ता है और कारण है इन देशों के पास रखे हुए पुराने हथियार जो कि सोवियत यूनियन के समय के हैं। यानी कि ये दोनों देश 1990 के दशक के पहले के हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यकीन मानिए भारत इस समय कोई युद्ध नहीं लड़ रहा, इसलिए हमारी कमी उजागर नहीं हुई। लेकिन बात करें हम रशिया की तो उसने सीरिया का फ्रंट भी खोल रखा है और यूक्रेन का फ्रंट भी खोल रखा है। और यूक्रेन किस तरह रशिया के फाइटर जेट्स को चुन चुन कर मार रहा है, ये बात आपको लाजमी सुननी चाहिए। यूक्रेन ने घटिया क्वालिटी के मिसाइल का इस्तेमाल करके दर्जनों की संख्या में रशिया के महाबली बड़े बड़े फाइटर जेट्स को धराशायी कर दिया। कई बार तो हालात ऐसे पैदा हो गए कि एक महीने में 20-20 फाइटर जेट को यूक्रेन की सेना उड़ाई जा रही है। हालात ये हो गए कि रशिया अब यूक्रेन के ऊपर जो बॉम्बिंग करने के लिए बॉम्बर इस्तेमाल कर रहा है वो 1952 का बना हुआ है। जो रशिया के पास सबसे लेटेस्ट Su-57 फाइटर जेट है उसको अभी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, वो तो अभी प्रॉपर तरीके से बना ही नहीं। दूसरी तरफ हम बात कर ले हमारे प्यारे देश भारत की, भले ही हम युद्ध नहीं लड़ रहे लेकिन आसपास के पड़ोसी दुश्मन देशों में जो तैयारियां हो रही हैं वो हमारे लिए किसी खतरे से कम नहीं। चाइना ने J-31 नाम का स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना लिया है और उनका टारगेट है कि 2030 तक वो 600 से 700 लड़ाकू विमान बनाएंगे। अगर आपको ये बात सुनकर थोड़ा झटका लगा तो आप ये भी सुन लीजिए कि चाइना इन फाइटर जेट को पाकिस्तान को भी देने जा रहा है। जैसे चाइना ने पाकिस्तान को पहले J-17 थंडर दिए, J-20 दिए, अब J-31 भी पाकिस्तान को देगा। कारण साफ है, क्योंकि वो इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाना चाह रहा है। J-31 J-20 ये ऑलरेडी इंडियन बॉर्डर्स के ऊपर तैनात है, लेकिन इसकी काट करने के लिए हमारे पास आज एक भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं है। एमका की हम बात करते रहते हैं लेकिन उस प्रोजेक्ट में डिले पर डिले होते रहते हैं। कभी खबर आती है कि हम F-35 खरीदने जा रहे हैं, कभी खबर आती है हम रशिया के साथ Su-75 चेकमेट बनाने जा रहे हैं। लेकिन सच तो ये है दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, चाइना को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान की एयरफोर्स को आज आपको ये मानना पड़ेगा कि आज इंडियन एयरफोर्स के मुकाबले एक बड़ा एडवांटेज है। आज पाकिस्तान की एयरफोर्स इंडिया के मुकाबले कहीं ना कहीं ताकत पर मुझे ऑन ग्राउंड जरूर दिखाई दे रही है। अभी हम J-31 की काट ढूंढने में ही लगे थे कि चाइना ने CH-7 बॉम्बर का टेस्ट कर दिया। आज चाइना के पास 20-25 की संख्या में बॉम्बर्स हैं जो कि बॉर्डर्स पर, हमारे इंडियन बॉर्डर्स के ऊपर तैनात है। बॉम्बर क्या होता है दोस्तों? एक ऐसा विध्वंसक हथियार जिसकी बड़ी ही दूरी तक मार करने की क्षमता होती है। अगर मान लीजिए बॉम्बर ने यहाँ से फ्लाई किया तो ये कई घंटों तक हवा में रह सकता है और तकरीबन 2-3 मैक की कहते हैं कि स्पीड ये गेन कर सकता है और दुश्मन के एरिया में जाकर ये मैसिव लेवल के ऊपर बम्बार्टमेंट बॉम्ब गिरा सकता है। लेकिन भारत के पास क्या है? भारत के पास एक भी बॉम्बर नहीं है। चाइना ने 20-25 बॉम्बर तैनात कर रखे हैं। जब जब हमारा चाइना के खिलाफ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है वो बॉम्बर्स हवा में फ्लाई करता है और हम प्रेशर में आ जाते हैं। B-2 बॉम्बर्स का नाम सुना होगा आपने, कैसे उन्होंने सीरिया में तबाही मचाई। रशियन Tu-160 बॉम्बर्स जो मैंने बताया ना कि 1952 के समय का वो इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, तबाही तो मचा रहा है, भले ही कम संख्या में मचा रहा है। तो जो ये सारी स्थितियां पैदा हो रही हैं, अब इन दोनों देशों ने इसमें से सीखना शुरू कर दिया। रशिया ने अपने Tu-160 बॉम्बर को अपग्रेड करके Tu-95 MSM बॉम्बर बना दिया। इतनी लिथल तरीके से उसको अपग्रेड किया, आज की डेट में वो बॉम्बर USA के B-1 B-2 बॉम्बर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गया। जो रशिया यूक्रेन में पिछले 2.5 साल से फेस कर रहा है उस सब का निचोड़ उसने इस बॉम्बर में डाल दिया। ये बॉम्बर यूरोप का सबसे लिथल खतरनाक बॉम्बर बन गया और ताकतवर इतना है कि अगर ये हमारे पास, भारत के पास हो तो हम आधे घंटे में पाकिस्तान में एक बड़ी तबाही मचा सकते हैं। अब तक रशिया के जो पुराने बॉम्बर थे वो बनाए गए थे लॉन्ग रेंज के लिए। जैसे रशिया का Tu-160 बॉम्बर है, उसकी रेंज है 12,000 किलोमीटर। अब रशिया ने क्या किया कि इस बॉम्बर का इंजन ही चेंज कर दिया, जिससे इसकी रेंज 1,000-2,000 किलोमीटर कम जरूर हुई है, लेकिन इसकी वेपन लेकर जाने की कैपेसिटी कई गुना बढ़ गई है। ये बॉम्बर अब एक से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें साथ लेकर जा सकता है। रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि रशिया इसमें ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी इंटीग्रेट करने जा रहा है। एक इसी के बीच आपको सुखद खबर दे दूं, इसी बॉम्बर का ऑफर जब मोदी जी रशिया गए थे पुतिन ने इंडिया के सामने रखा। अगर भारत इस बॉम्बर को बाय कर लेता है तो जो ये खतरा है चाइना का हमारे ऊपर बॉम्बर्स का, उसमें हमें काफी मदद तो मिलेगी ही मिलेगी। दूसरी तरफ USA के खिलाफ भी हमारे देश को एक एडवांटेज मिलेगा। ये बॉम्बर इतनी बड़ी संख्या में अपने साथ हथियार लेकर जा सकता है कि इस बॉम्बर के अंदर 2 पेलोड सिस्टम है और एक पेलोड सिस्टम 45,000 वजन के, 45,000 किलो के
बॉम्ब अपने साथ लेकर जा सकता है। और जो ये मैं इसमें मिसाइलों की बात कर रहा हूँ ना, वो कोई छोटी मोटी मिसाइल नहीं, के सीरीज की 10 से 12 मिसाइलें ये बॉम्बर अपने साथ लेकर जा सकता है। यानी कि 12 हाइपरसोनिक मिसाइल, 6 कन्वेंशनल मिसाइल और 45,000 किलो के ऊपर बॉम्ब एक ही बार में अपने साथ लेकर जाना और दुश्मन की टेरिटरी के ऊपर जाकर हमला करना। सोचिए, जस्ट इमेजिन भारत के पास ये बॉम्बर हो, हमने वो मिसाइलें लगाई और पाकिस्तान की तरफ या चाइना की तरफ भेज दिया तो क्या होगा। लॉन्ग रेंज होने की वजह से जो चाइना के बड़े शहर, अब वो लद्दाख रीजन में नहीं है, वो दूसरे साउथ चाइना सी की तरफ हैं, जो बड़े शहर हमसे आज इतनी दूरी के ऊपर हैं, हम उनके ऊपर इस बॉम्बर के जरिए स्ट्राइक कर सकते हैं। इसलिए मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि हमें ये बॉम्बर खरीदने चाहिए। रशिया ने तो तैयारी कर ली, बॉम्बर बना लिया और इसका इस्तेमाल करने जा रहा है, लेकिन भारत का क्या। मैंने पिछले एक वीडियो में आपको बताया था ना कि भारत के लिए भले ही जो नेवल वेरिएंट के लिए तेजस है, या हमारा TDBBF है, या फिर राफेल एम है, या फिर F-16 सुपर हॉर्नेट, इनके बीच मेन कंपटीशन है। तेजस तो इंजन की डिले के चलते इस रेस से बाहर हो गया। TED-BF जो कि हमारा ही बनाने का एक प्रोग्राम था, वो भी साइड हो गया। अब कंपटीशन रह गया था राफेल एम और F-18 सुपर हॉर्नेट के बीच। F-18 सुपर हॉर्नेट भले ही इससे खतरनाक था, अच्छा था, लेकिन अब आने वाले समय में ये रिपोर्ट आ रही है कि F-18 जो सुपर हॉर्नेट है USA का, वो उसकी प्रोडक्शन लाइन ही बंद कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास ऑप्शन बची थी राफेल एम की। अब राफेल एम की हम डील साइन करने जा ही रहे थे कि इसकी कॉस्ट का अड़ंगा बीच में आकर फंस गया। अब कहा जा रहा है कि भारत सरकार काफ़ी हद तक इसकी कॉस्ट को नीचे लेकर आई है। जो राफेल हमने एयरफोर्स के लिए खरीदे हैं, ये राफेल एम उससे कहीं ज़्यादा कॉस्टली है। दूसरा क्या कि इनके कुछ पार्ट्स का प्रोडक्शन भारत में होगा। अगर मान लीजिए कि हम इसको बिल्कुल मेड इन इंडिया बनाते तो इसकी कॉस्ट इससे कहीं ज़्यादा होती, क्योंकि हमें एक नया सेटअप लगाना पड़ता, फैक्ट्रीज लगानी पड़ती, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता उसके लिए, जिसकी कॉस्ट अगर हम पर विमान के बदले में देखें तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी। तो अभी के लिए ये कहा जा रहा है इंडियन नेवी के द्वारा, जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, कि हम राफेल सीधा फ्रांस से खरीदने जा रहे हैं। 24 राफेल हमारे लिए ये जरूरी क्यों थे दोस्तों? ये अच्छी बात ये हो गई कि हमने राफेल एम की डील साइन करी है, क्योंकि हमारी सेना ऑलरेडी राफेल एम विमानों को यूज़ कर रही है। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा तरह के फाइटर जेट होंगे तो उनकी संभाल, उनकी देख रेख, उनकी लॉजिस्टिक्स जो सपोर्ट है, उसके लिए हमें दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता। सो फाइनली इंडियन नेवी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि 1-2 महीनों में ये डील साइन हो सकती है। अगर ये डील आने वाले 1-2 महीने में साइन होती है तो जल्दी से जल्दी हमारे पायलट इसकी ट्रेनिंग के लिए भी जा सकते हैं। देखो, कोई भी फाइटर जेट खरीदते हैं तो उसकी ट्रेनिंग, जो पायलट्स की हमारी ट्रेनिंग होती है, वो एक अहम रोल अदा करती है। अगर हम ये डील 1-2 महीने में साइन करेंगे तो हो सकता है, आप इस बात पर गौर फरमाइए, तो हो सकता है कि ये फाइटर जेट हमें 2027-28 तक मिल जाएं, जैसे फिर 2026 में ही मिल जाएं। मैं हो सकता वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो डसॉल्ट है, जो राफेल को बनाने वाली कंपनी है, वो एक जैसे कहते हैं ना कि सप्लाई चेन के इशू को लेकर थोड़ा उलझी हुई है। उनकी सप्लाई चेन दुरुस्त नहीं है, अलग अलग पार्ट्स वो अलग अलग जगह से मंगवाते हैं अपने फाइटर जेट में लगाने के लिए, तो उन पार्ट्स की सप्लाई टाइम टू टाइम उनको नहीं मिल रही, जिसके चलते वो प्रोडक्शंस डिले हो रही हैं। दूसरा रीजन है, डसॉल्ट के पास इतने ज़्यादा ऑर्डर आ गए हैं जब से हमने एयरफोर्स के लिए राफेल ऑर्डर किया है। एक देश ने तो तकरीबन 100 राफेल जेट अपने लिए ऑर्डर किए हैं, जहाँ तक मेरे याद आ रहा है। तो उस वजह से इन राफेल फाइटर जेट की डिलीवरी 2028 तक नहीं, मेरे ख्याल में 2029 तक भी जा सकती है। ये तो देखो अब हमें वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास आज की डेट में कोई और बेटर ऑप्शन नहीं है। राफेल एम हम अपने INS विक्रांत के ऊपर लगाएंगे। इसका एडवांटेज इतना का जरूर होगा कि जो हमारा हिंद महासागर में या पैसिफिक ओशन में डोमिनेंस है वो जरूर इंक्रीज होगा। लेकिन क्या हमें राफेल एम के ऊपर ही डिपेंड रहना चाहिए? मैं कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि प्रोजेक्ट TED-BF को हमें अब थोड़ा बूस्ट करने की ज़रूरत है। वो प्रोजेक्ट की अगर आप टाइमलाइन पढ़ोगे, उसके फीचर्स पढ़ोगे, वो राफेल से कहीं ज़्यादा खतरनाक है और वो नया बनाएंगे यार हम। तो नया बनाने की वजह से नई टेक्नोलॉजी उसमें इंटीग्रेट होगी, जो कि उसको राफेल के कंपैरेटिवली बड़ा लीथल बना देगी। दूसरी तरफ अगर हमारे पास रशिया के, जिन में MSM बॉम्बर का जिक्र किया, हम उसकी डील साइन कर लेते हैं तो वो भी हमारे पास एक एडवांटेज हो जाएगा। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दोनों देश आपस में टॉक्स में लगे हुए हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर। आने वाला समय बताएगा कि भारत इसमें कितनी दिलचस्पी रखता है। खैर, आपके सबके बारे में क्या कहना है कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। और यार भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। वीडियोस के ऊपर व्यूज़ जैसे मैंने मोनेटाइज किया, पता नहीं क्यों इतने कम आने लग गए।
अगर आपको कोई इसके बारे में जानकारी है प्लीज़ हेल्प मेरी ज़रूर करना यार। मैं इस इशू को बहुत फेस कर रहा हूँ, थंबनेल के ऊपर काम कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट रिसर्च के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग नहीं देख रहे या यूट्यूब का कोई चक्कर है, मुझे इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। खैर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ प्रेस द बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले वो वीडियो पहुँचे। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।